कई बार दरवाजे की घंटी बजी तो नीरज को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। घड़ी की ओर नजर डाली। सुबह के 8 बजे थे। क्या बात है, आज शोभा ने जगाया भी नहीं और घंटी की आवाज पर दरवाजा भी नहीं खोला। आंखें मलते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वह किचन की ओर चल दिया। शोभा वहां भी नहीं थी। उसने जोर से आवाज दी, शोभा। दूध गैस पर रखकर और गैस जलाकर वह पलटा तो सोहम आंखें फाड़ उसे घूर रहा था। शायद नीरज की आवाज से जाग गया था। क्या हुआ पापा, तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते उसे झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी अन्य दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। सुबह मासूमियत से नीरज को घूर रहा था। शोभा है कहाँ अब? वह तो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे ही क्या, वह तो सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी वह। उसे मरे तो कई महीने हो गए। नीरज ने सहमे हुए शुभम को अपने सीने से लगा लिया। वह किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिल से शोभा की याद को दूर रखना चाहता था। इसलिए शोभा की मृत्यु के बाद से वह अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बटाने का प्रयत्न करता आ रहा था। पर आज अचानक उसने फिर शोभा को आवाज देकर शुभम की यादों को कुरेद दिया था। उसे मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात नीरज ने देर तक अपनी शादी का कैसेट देखते देखते सो गया था, इसलिए सवेरे यह गलती हो गई। शुभम ने फिर घिसा पीटा सवाल कर दिया, पापा, मम्मी हमको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बेटा बताया ना, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा, भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो उनको याद करके बहुत रोएगा। शुभम के आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं। वे यह भी जानते हैं तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। नीरज ने बात टालने का प्रयत्न किया। नीरज की चाल काम आ गई। शुभम तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी फुटबॉल की क्लास है। फुटबॉल वाली ड्रेस ले जाना है। रोहित बड़ा था। शोभा की मृत्यु के बाद से ही वह गुमसुम अवश्य हुआ, पर ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वह अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया हो। पापा के काम में हाथ बटाना, शुभम को तैयार करना उसने स्वयं ही अपने हाथ में ले लिए थे। माँ के विषय में वह कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछता था। वह जानता था कि ऐसा करने से पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सूनापन नीरज को काटने लगा। गुजरे कुछ महीने में उसके जीवन में जो तूफान आया था उसका शोर कानों में पुनः गूंजने लगा। शोभा को हल्का सा बुखार हुआ था। रात में डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते शोभा ने संसार छोड़ दिया। नीरज गुमसुम सा हो गया। रोहित ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर शुभम को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह अभी बहुत छोटा था। सारे दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिन माँ के? और फिर नीरज का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले? उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 38 साल की उम्र भी कोई उम्र है। रिश्तेदारों की बातें नीरज के दिल में अधिक चुभन पैदा कर रही थी। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाए, उसे अकेला छोड़ दे, जिससे वह अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के न होने से आदमी कितना टूट जाता है। शोभा के जाने के बाद से नीरज स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसके माँ पिता से उसकी यह हालत देखी न गई। उन्हें लगा यदि नीरज ऐसे ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको यह लगा कि नीरज की दूसरी शादी ही उसका हल है। नीरज को जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक माँ भी। पर अब प्रश्न यह था कि नीरज से कहे कौन? उनके कहने से तो वह मानेगा नहीं। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने नीरज के सबसे अजीज दोस्त अनिल को दिया। एक दिन दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो अनिल ने बात छेड़ दी, यार नीरज, एक बात कहूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगा? नीरज मुस्कुराया, अरे यार, तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तू इस शहर में है, अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को दूसरे शहर में तबादला हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? पागल हो गया है क्या? इस बुढ़ापे में शादी करूंगा मैं? इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा? जरूरत बच्चों से अधिक तुझे है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी और फिर उनकी शादी और उनका परिवार। यह सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा और तब तक तू और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है। उस समय क्या 55-60 साल की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा? मेरी बात पर बहुत शांति से सोच और बोल। अनिल ने ऐसा तर्क रखा था कि नीरज उसकी बात से प्रभावित होने लगा। बोल, क्या कहता है? अनिल ने आतुरता दिखाई। यार मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। चलो एक बार को यह मान भी लिया जाए कि दूसरी शादी मेरे लिए आवश्यक है, पर क्या क्या नई पत्नी बच्चों का ठीक तरह से ध्यान रख पाएगी? क्या वह उन्हें वही प्यार दे पाएगी जो उन्हें शोभा से मिलता था?
लड़की देख समझ कर जानी-पहचानी लाई जाएगी, ऐसे ही आँख बंद करके थोड़े ही ले आएँगे। नीरज ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है। अनिल ने यह खुशखबरी उसके माँ-पिता को भी दे दी। दोनों की खुशी का पारावार ही न था। उधर नीरज इस विषय में और अधिक सोचने लगा। एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा उसको अधीर बनाने लगा। वह उस दिन का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा जब उसके जीवन में कोई सुयोग्य साथी आगमन करेगा और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल देगा। बस एक ही भय उसे खाता था कि कहीं कोई गलत लड़की उसके जीवन में न आ जाए। एक शाम अनिल बरामदे में बैठा था और नीरज की माँ बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों बच्चे और पूनम खेल रहे थे। मौका देखकर अनिल ने बात छेड़ी, आंटी, यह पूनम कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है बेटा, बिन माँ बाप की लड़की अपने दूर के रिश्ते के चचेरे भाई के साथ बगल में ही रहने आई है, अभी साल भर से। और कोई नहीं है इसका, भाभी से अधिक पटती नहीं है, पर क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती, दिन भर मेरे यहाँ रहती है। अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। शोभा के जाने के बाद से घर का सारा काम अब यही संभाल लेती है। शुभम और रोहित की तो यह बिल्कुल दोस्त बन गई है। मना भी किया कि इतना मत करीब आ हम लोगों के, कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमें बहुत सोना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी शुभम से कर दो, तुम्हारे पास ही रहूंगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आंटी, नीरज के लिए कैसी रहेगी यह? अनिल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। यह तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सीधी सादी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए और बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से पूनम पर नज़र रखे था, मेरी कसौटी पर तो यह बिल्कुल खरी उतरी है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। शाम को ही नीरज के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पूनम के भाई भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। नीरज ने पहले तो ऐतराज किया कि पूनम और उसमें 11 वर्ष का अंतर है, पर फिर सबके समझाने पर मान गया। शादी की तैयारियां होने लगी। नीरज को अपने अंदर एक नया उत्साह सा महसूस होने लगा, मानो जीवन में कोई बहार आने वाली हो, परंतु होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। शुभम ने घर में चलने वाली चहल-पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई माँ आने वाली है, तो वह बिदक गया। नहीं, मेरी पुरानी माँ ही वापस आने वाली है। वह पापा से कह गई है कि वह जल्दी ही वापस आएगी अपने शुभम के पास। सब घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब नाकाम। शुभम टस से मस नहीं हुआ। नीरज को जब पता चला तो वह परेशान हो उठा। उसने दूसरी तरह से शुभम को समझाने की ठानी। एक दिन वह दोनों बच्चों को घुमाने ले गया और मौका देखकर उसने धीरे से बात छेड़ दी। पूनम तुम्हें कैसी लगती है? शुभम भी मूड में आ चुका था, बोला, बहुत अच्छी है। वह मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल नहीं डांटती और मेरे साथ खूब खेलती है। अगर पूनम हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मज़ा आएगा। पर वो आएगी, हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बनाकर लाएंगे। शुभम ने अपनी पैनी नज़र नीरज पर डाल दी और तुनक कर बोला, नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? शुभम ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। नीरज चौंका, ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़े ही कहा है, 10 नंबर वाली आंटी ने कहा, स्कूल में मोहन, माली, स्कूल बस के कंडक्टर ने कहा, रेखा दीदी ने कहा, मौसी ने भी ऐसा ही कहा। सबने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में मत घुसने देना, वह तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर उड़ जाएगी। नीरज समझ गया। बात संभालने की गरज से उसने शुभम को समझाया, बेटा वे लोग गलत बोलते हैं। शुभम कहाँ मानने वाला था। इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे। सीमा दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी सुनाई थी ना बाबा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को। और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे कह दिया। नीरज की शादी कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जागी थी वह एक झटके में ही बुझ गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और कुछ वर्ष भी गुजर गए, पर तीनों की जिंदगी में आया वह शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। शुभम भी अब समझ गया कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वह ऐसी जगह पहुंच गई जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। रोहित का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया
उसे दूसरे शहर जाना था। सोहम भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ बैठा। नीरज ने सोचा कि उसका तबादला अब कभी भी हो सकता है, सो उसने सोहम का भी उसी शहर में एक स्कूल में दाखिला करा दिया। रोहित और सोहम के रहने का प्रबंध नीरज ने दिनेश बाबू के घर में करा दिया। दिनेश बाबू नीरज के करीबी थे, उम्र में बड़े थे, पर नीरज उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पत्नी का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उनके दोनों बच्चे अपनी-अपनी नौकरी के कारण दिल्ली में फ्लैट लेकर रहते थे। दिनेश बाबू अकेले थे। रोहित और सोहम से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने ही उन दोनों को अपने पास रखने की जिद की थी, जिससे उनके घर का सूनापन खत्म हो जाए और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाए। वहाँ जाने पर सोहम को बड़ा अच्छा लगा। नई जगह, नए लोग, नए-नए दोस्त। दिनेश अंकल भी बहुत अच्छे थे। खाली समय में दिनेश अंकल सोहम के साथ कैरम, ताश, शतरंज वगैरह खेलते थे। दिनेश बाबू सोहम का इतना ख्याल रखते थे कि सोहम उनको बहुत चाहने लगा था। एक दिन शाम को सोहम जब खेल कर लौटा तो अंकल कमरे में अंधेरा किए बैठे थे। सोहम ने लाइट जलाई तो उसे लगा कि अंकल शायद रो रहे थे। सोहम ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वह कुछ न बोले, पर सोहम के जिद करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दीपावली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, पर वे नहीं आ रहे हैं। लिखा है कि उनके बच्चे कहीं और जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वे लोग शायद गर्मी की छुट्टियों में आएंगे। सोहम ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं अंकल, गर्मी की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतजार ही सही। वही तो कर रहा हूँ, पिछले 8 सालों से ये लोग यही लिखते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते दिल्ली? कैसे जाऊँ इस बुढ़ापे में? और फिर वे लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं। मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आँखें तरस गई है उन लोगों को देखने के लिए। अंकल बोलते जा रहे थे जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हो। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढूँ या कितनी देर टीवी देखे? कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कह सके। सिर में दर्द होता है तो अपने हाथों से ही दबा लेता हूँ। बुखार होता है तो कोई हाल पूछने वाला नहीं। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उनको मेरे लिए फुर्सत थोड़े ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ तो वह किसी ज़रूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। सोहम ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब मैं तो हूँ यहाँ, आप मुझसे बातें करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूँ, पर मुझे आप अपना दोस्त समझिए। अंकल सहसा ही हंस दिए। शायद इतने छोटे बच्चे के आगे बचपना करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके नीचे दबा हुआ एल्बम सोहम को दिखाई पड़ गया। उनके आने से पहले शायद अंकल यही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वह अंकल की शादी का एल्बम था। सोहम पन्ने पलटते हुए एक-एक फ़ोटो देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। यह तेरी आंटी थी बेटा। अंकल की आवाज़ ने सोहम को चौंका दिया। सोहम के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। कितनी अच्छी लगती थी ना। जानते हो, जब यह मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको पिता और माँ बनकर पाला। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? सोहम ने पूछा। कर लेता, पर मेरे बेटों को सौतेले शब्द से सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों ने इतना डरा दिया था कि वह नई माँ लाने के लिए राजी ही नहीं हुए। तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। अगर मैं तब दूसरी शादी कर लेता तो इनकी नई माँ इन लोगों के काम आती और आज बुढ़ापे में वह मेरे सुख दुख का सहारा होती। जब उनको सहारे की ज़रूरत थी, मैंने वे ज़रूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की ज़रूरत है तो वे लोग भूल गए। अब वे मुझे यहाँ पटक कर खुद दिल्ली में रह रहे हैं। यह भी नहीं सोचते कि बूढ़ा अकेला पड़ा होगा। दिनेश बाबू अपने आंसू छुपाने के लिए तुरंत मुड़कर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गए, पर शुभम ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाया, औलाद अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकती है। भैया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह ले? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। खुद तो दोनों वहाँ दिल्ली में रह रहे हैं और अपने पिता को अकेला छोड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अंकल को शादी नहीं करने दी और अब जब उनको जीवन साथी की आवश्यकता है तो उनका सहारा भी नहीं बनना चाहते। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना भैया? सोहम ने धीरे से कहा। हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। रोहित ने झट सफाई दी। पर वह तो पढ़ाई की वजह से मजबूरी में। सोहम ने अगली दलील दी। तो क्या हुआ? कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी
करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह किसी जीवन साथी के लिए तड़पेंगे और तब कोई शुभम तेरी ही तरह हम दोनों को गालियाँ देगा। शुभम को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे ज़बरदस्त झटका लगा, साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने वर्षों तक यह बात दिल में ही रखे थे। फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो शुभम? फ़ोन नीरज का था। दोनों ओर से हालचाल का आदान-प्रदान होने के बाद नीरज बोला, पूनम भी यहीं खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फ़ोन पर पूनम की आवाज़ आई, हेलो शुभम, मैं बोल रही हूँ। शुभम की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में शुभम ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी। उधर सन्नाटा छा गया। फिर नीरज की आवाज़ आई, शुभम, तुमने क्या कह दिया बेटे? की पूनम भाग गई। पापा, अगले हफ्ते मैं भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तब तक आप दोनों शादी की तैयारी कर लीजिए। मैं अब उन्हें मम्मी कहना चाहता हूँ। नीरज को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। शुभम ने अपनी बात जारी रखी, और पापा, हम सब लोग फिर मिलकर दीपावली यहीं दिनेश अंकल के साथ मनाएंगे। शुभम ने कनखियों से देखा। अंकल अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब